जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ ना, उससे संबंधित देखो आज अलग अलग न्यूज़पेपर्स में ना काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हैं। कुछ आर्टिकल्स जैसे टाइमिंग के बारे में कि पाकिस्तान ने अभी ये टेरर अटैक क्यों अंजाम दिलवाया, दूसरा इंडिया का रिप्लाई क्या होना चाहिए। तो उन आर्टिकल्स को ना हम कंपाइल करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस टेरर अटैक की टाइमिंग के बारे में। आज ना आप सिचुएशन देखो, पाकिस्तान की वर्ल्ड में सिचुएशन ना ऐसे हो गई है जैसे पाकिस्तान डज नॉट मैटर। किसी भी बड़े देश के लिए, चाहे वो यूएसए हो, इवन चाइना, हम जानेंगे भी कैसे। आप बोलोगे चाइना का तो अभी भी सबसे बड़ा दोस्त है पाकिस्तान, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे। सभी मेजर कंट्रीज़ के लिए ना ये सिचुएशन हो गई है, पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, लल्लू पंजू सा देश है। जैसे देखो, यूएसए को पहले अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की ज़रूरत थी, बट अब यूएसए अफ़गानिस्तान से जा चुका है। चाइना ने बहुत पैसा दिया पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने ना डिलीवर नहीं किया बिल्कुल भी। वहाँ पे जो ब्लूच ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर अटैक कर रही हैं। चाइना कहता है कि भैया हम पैसा दे रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, चलो कोई बात नहीं, बट आप सेफ्टी नहीं दे पा रहे हो प्रोजेक्ट्स को, तो फिर क्या ही हम इन्वेस्ट करें आपके देश में। बेशक चाइना और पाकिस्तान के बीच में आज भी दोस्ती है, लेकिन पिछले कुछ समय में आप देखोगे तो इनके बीच में भी एंगेजमेंट कुछ खास हुई नहीं है, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। गल्फ कंट्रीज़ जो चाइना को बहुत पैसा दिया करते थे, बट अब यूएई और सऊदी अरेबिया देश भी पाकिस्तान को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। उनको ये लगता है कि हमने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया, लेकिन रिटर्न में पाकिस्तान से हमें कुछ मिला नहीं है। इवन अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान की सोच ये थी कि हमारी कठपुतली सरकार आएगी तालिबान की फॉर्म में, लेकिन वो तालिबान तो पाकिस्तान की सरकार को ज़बरदस्त आंख दिखाने लगा। हर तरफ से पाकिस्तान को देखो मुंह की खानी पड़ी फिलहाल के समय में, और इनके हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, सोसाइटी में भी पैरालिसिस है, मतलब सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। बलूचिस्तान में कितनी ज़्यादा इंसर्जेंसी, कितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। पिछले एक साल में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था, कुछ दिनों पहले की ये बात है। मतलब सिचुएशन देखो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे इनकी आर्मी की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। इसी को असर्ट करने के लिए इनके जो आर्मी चीफ हैं, इन्होंने 15 अप्रैल को एक स्टेटमेंट दी जिसमें इन्होंने हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंसेस की बात बोली। इन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात बोली कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में सब कुछ अलग है, कस्टम्स अलग हैं, लैंग्वेज अलग है, रहन सहन अलग है, तो इसलिए टू नेशन थ्योरी को इन्होंने जस्टिफाई किया। तो ये जो टेरर अटैक है ना जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में, 15 अप्रैल की इनके आर्मी चीफ की स्टेटमेंट का ही एक्सटेंशन माना जा रहा है कि अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए पाकिस्तान ने इस टेरर अटैक को अंजाम दिलवाया है। ये पाकिस्तान शायद मैसेज देना चाहता था ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरे वर्ल्ड को कि भैया हम एग्जिस्ट करते हैं, हमें आप भुलाओ मत। और टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया की यात्रा पर आए हुए थे, जेडी वेंस, और प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया की यात्रा पर आए हुए थे। ये दोनों सऊदी अरेबिया और यूएसए एक टाइम में एक समय पर पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में पाकिस्तान जैसे इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये हमने बात की टाइमिंग के बारे में। अब बात करते हैं आर्टिकल में रिप्लाई के बारे में, पाकिस्तान को जो रिप्लाई दिया जा रहा है। देखो थोड़ा रिप्लाई तो दिया जा चुका है। जैसे कल सरकार ने 5 बड़ी अनाउंसमेंट्स की। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको होल्ड पे डाल दिया गया है, इसको पोज पे डाल दिया गया है। इस पे हम अभी डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा दूसरे स्टेप्स जैसे कि देखो जो अटारी वाघा बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ से जो ट्रेड होता था, जो भी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता था, सब बंद। इवन जो वैलिड पेपर्स जिनके पास में हैं उनको भी बोला गया है 1 मई से पहले आप वापस आ जाओ भारत में। सार्क वीज़ा स्कीम एक है, उसको भी स्क्रैप कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए। मिलिट्री जो अटासे हैं पाकिस्तान के इंडिया में, जैसे एम्बेसी में पाकिस्तान के डिफेंस, नेवी या फिर एयर एडवाइज़र, उनको बोल दिया गया है यहाँ से भाग जाओ तुम, हम आपको नहीं रखेंगे। इवन पाकिस्तान हाई कमीशन में जो स्टाफ है पहले 55 था, उसे घटा के 30 तक करने के लिए कहा गया है।
लेकिन देखो सबसे बड़ा स्टेप जिस पे चर्चा चल रही है वो यही है, इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे डालना, सस्पेंड करना। इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुई थी, 9 साल की लंबे नेगोशिएशन के बाद, हमारी तरफ से थे प्रधानमंत्री नेहरू, पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान। ट्रीटी में यह डिसाइड हुआ था जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसे कि देखो इंडस, झेलम, चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को मिलेगा, और ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं जैसे ब्यास, रावी, सतलुज, इनका पानी भारत को मिलेगा, यानी इंडिया को मिलेगा। कुल मिला के इंडस रिवर सिस्टम से ना 70% पानी इस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को दिया गया और बाकी 30% वाटर इंडिया को दिया गया। लेकिन इस ट्रीटी में एक कंडीशन रखी गई थी कि इंडिया ना वेस्टर्न रिवर्स का फ्लो नहीं रोक सकता। वेस्टर्न रिवर्स जैसे इंडस, झेलम, चिनाब, इनका फ्लो इंडिया नहीं रोक सकता। इनके ऊपर डैम बना सकता है, लेकिन वो भी रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होने चाहिए, यानी डैम बनाने के लिए इंडिया रिजर्वर नहीं बना सकता, रिजर्वर में पानी इकट्ठा नहीं कर सकता। तो ये शर्त रखी गई थी। वैसे देखो ये जो ट्रीटी है 3 बार सर्वाइव कर चुकी है। इवन जब उरी में अटैक हुआ था, पुलवामा में अटैक हुआ था, तब भी क्वेश्चंस रेज किए गए थे कि ब्लड और पानी एक साथ फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन फाइनली अब गवर्नमेंट ने पहली बार इस ट्रीटी को होल्ड पे डाल दिया है। इवन सरकार ने ऐसे संकेत तो पहले ही दे दिए थे। जनवरी में इंडिया ने पाकिस्तान को बोला था ट्रीटी मॉडिफाई करो, ये इंडस वाटर ट्रीटी मॉडिफाई करो, पिछले साल के जनवरी में। सितंबर ने सरकार ने फिर से बोला इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करो। सरकार ने रीजंस भी दिए थे कि जब ट्रीटी साइन हुई थी तो उस समय पॉपुलेशन का साइज अलग था, डेमोग्राफी अब काफ़ी चेंज हो चुकी है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं आज के समय में, क्लीन एनर्जी की नीड्स हैं, क्लाइमेट चेंज से संबंधित गोल्स हैं हमने अपना के रखे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस ट्रीटी को होल्ड नहीं कर सकते। तो ये सारे रीजंस इंडिया ने दिए थे। अब देखो फाइनली इंडिया ने ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज से ही पाकिस्तान में रिवर्स का पानी जाना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पानी को रोकने का या फिर पानी को डाइवर्ट करने का। अभी हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार है। लेकिन अगर इंडिया अब इंडस वाटर ट्रीटी की शर्तों को नहीं मानता है तो इसका मतलब अब इंडिया इवन वेस्टर्न रिवर्स पे, मतलब इंडस, झेलम, चिनाब पे भी स्टोरेज कर सकता है पानी को। पहले रिजर्वर नहीं बना सकता था ना, अब रिजर्वर बना सकता है, और पानी को डाइवर्ट करने की अब इंडिया प्लानिंग कर सकता है। पहले डैम की डिजाइनिंग से संबंधित जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होने चाहिए, वो रिस्ट्रिक्शंस अब नहीं है। इवन डैम को साफ करने के लिए पहले ना डैम में नीचे मिट्टी वगैरह जमा हो जाती थी, तो उसको साफ करने पर भी लिमिटेशन थी। अब इंडिया डैम में नीचे जो मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है उसके पानी को बहा सकता है, मतलब वो उस मिट्टी को, डैम में जमा मिट्टी को साफ करके पानी में बहा सकता है नदी में, वो सारी मिट्टी फिर जाएगी पाकिस्तान में एकदम से। अब देखो ये जो कदम है ना, ये सिर्फ इमोशनल या फिर सिंबॉलिक कदम नहीं है जो इंडिया ने उठाया है, इसका इंपैक्ट पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स पे पड़ेगा। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर। अगर पानी बंद हुआ तो उनकी जो इकोनॉमी ऑलरेडी ख़त्म बराबर है वो और ज़्यादा कोलैप्स कर जाएगी, ऐसा जानकार यानी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। ये तो हमने बात की इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से संबंधित। और एक चीज़ देखो, राइटर ये भी बोलते हैं अगर इंडिया ने इस ट्रीटी को होल्ड किया ना तो पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कहीं पे जा सके, कहीं नहीं जा सकता, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। राइटर देखो एक बात ये बोलते हैं, देखो कश्मीर में ना पिछले कुछ समय में चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। नॉर्मल मतलब इतना ज़्यादा टूरिज्म वहाँ पे आ रहा था, लोकल लोगों को रोजगार मिल रहा था। तो इस हमले से ना पाकिस्तान ने ये जताने की कोशिश की है कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता, हमको इंटीग्रेट किए बिना, हमको सॉल्यूशन में इंटीग्रेट करो तभी हम कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल होने देंगे। बट देखो इसका जवाब इंडिया को देना होगा और मजबूत डेटरेंस क्रिएट करके। डेटरेंस सिर्फ देखो पनिशमेंट
का डर नहीं होता कि हाँ भाई, अगर आपने हमारे खिलाफ अटैक करने की कोशिश की तो हम आपको पनिश करेंगे। नहीं, बल्कि देखो यहां पे डेटरेंस का मतलब है कंटिन्यूअस कॉस्ट। पाकिस्तान को लगातार कीमत चुकानी होगी, चाहे वो कीमत देखो बलूचिस्तान में हो। इवन पाकिस्तान को भी डर है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में और ज़्यादा वायलेंस हो सकता है। पाकिस्तान को ये डर है, और ये डर देखो पाकिस्तान का जायज़ भी होना चाहिए। अब वो कॉस्ट पाकिस्तान कैसे चुकाएगा इस टेरर अटैक की, वो तो देखो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन जब तक देखो पाकिस्तान एक्चुअल में कॉस्ट नहीं चुकाएगा, कीमत नहीं चुकाएगा इस टेरर अटैक की, आने वाले दिनों में देखो ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। जब देखो पाकिस्तान को ये रियलाइज होगा ना कि इंडिया में टेरर अटैक करवाना वर्थ नहीं है, मतलब उससे नुकसान ज्यादा हो जाएगा, तब जाके ये टेरर घटनाएं रुकेंगी। तो इसके लिए इंडिया को देखो लगातार एक्शन लेना होगा ग्राउंड पे। ये तो देखो सिंबॉलिक चीजें हैं। इंडस वाटर ट्रीटी आपको भी पता है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने से ना तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कल से वहां पे पानी जाना बंद हो जाएगा। लंबा समय लगेगा इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को इंप्लीमेंट करने में, और ना ही वाघा बॉर्डर बंद करने से पाकिस्तान पे कोई फर्क पड़ता है। और अगर देखो कोई इस भुलेखे में है कि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है पाकिस्तान का हाथ है, फिर तो देखो वो दूसरी दुनिया में जी रहा है। पाकिस्तान की सपोर्ट के बिना जम्मू एंड कश्मीर में टेरर हमले नहीं हो सकते हैं। वेपन्स कौन देगा इनको? वेपन्स M4 राइफल या फिर AK-47 कहां से आएंगी? तो पाकिस्तान की सपोर्ट के बिना तो देखो पॉसिबल ही नहीं है टेरर अटैक्स। लेकिन अब इंडिया को यह दिखाना होगा कि एक्चुअल पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट लगे, ताकि उसको यह रियलाइज हो कि भाई नहीं, नुकसान ज्यादा हो जाएगा, ये हिम्मत नहीं करते हैं। आप बताइए इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वैसे देखो डेट आज की है 24 अप्रैल, और आज कौन कौन से इश्यूज हम डिस्कस करेंगे? आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमने ये डिस्कस कर ही लिया, 2-3 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन। फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो ब्यूटी पीजेंट्स होते हैं ना, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं जैसे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, और लोग बोलते हैं इससे वुमेन एम्पावरमेंट होता है, एक प्लेटफॉर्म है वुमेन को एम्पावर करने का, ये सब ढकोसला है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अर्थ डे। अर्थ डे सिर्फ अवेयरनेस फैलाने का दिन नहीं होता, एक्शन, रियल एक्शन लिया जाना चाहिए अर्थ डे पे। तो तीनों इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो अर्थ डे के बारे में है। अर्थ डे 22 अप्रैल को यानी परसों था। राइटर बोलते हैं कोई प्लैनेट बी नहीं है, सिर्फ एकमात्र यही हमारा प्लैनेट है जिसे हमें बचा के रखना है। आप सिलेबस में ना GS पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में ना एक सिनेरियो दिया जाता है। सोचो अगर आपके पास में कोई ऐसा बैंक है जहां से सिर्फ पैसा निकाला जाए और कभी डिपॉजिट ना करवाया जाए, डाला ना जाए, तो क्या वो बैंक चल पाएगा? आंसर है नो। लेकिन देखो अर्थ के साथ भी तो हम वही कर रहे हैं ना। नेचर आज के समय में एक वन वे ATM बन चुका है। हम ले रहे हैं अर्थ से, क्या ले रहे हैं? एयर, वाटर, फूड, मिनरल्स, सब कुछ ले रहे हैं, बट वापस कुछ नहीं दे रहे हैं। रिजल्ट क्या है इस चीज का? रिजल्ट है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है यहां पे? ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है हम लिमिट के बाहर विड्रॉ कर रहे हैं अर्थ से, और इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट मतलब ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स, वाइल्ड फायर्स, पोल्यूशन, ये सब क्या है? ये सब वही इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट से ज्यादा विड्रॉ कर लिया है अर्थ से। बात समझे? आज आप देखो क्या सिचुएशन है। जंगल कट रहे हैं, समुद्र में प्लास्टिक का माल भर गया है, हवा इतनी जहरीली हो गई है कि मास्क लगाना जरूरत बन गया है, पहले फैशन हुआ करता था। ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, मिट्टी तो बंजर हो रही है, मौसम पागल हो गया है, कभी हीट वेव्स, कभी फ्लड। मतलब ये सब देखो नेचुरल बैलेंस के ओवरडोज का नतीजा है। बात करें अर्थ डे की। अर्थ डे देखो शुरुआत में तो 1970 में बनाया गया था। 1970 में अर्थ डे की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में US में हुई थी इसकी, क्योंकि उस समय पोल्यूशन और ऑयल स्पिल्स, इसकी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इन सब के अगेंस्ट एक मूवमेंट के रूप में स्टार्ट हुआ था अर्थ डे। तब से लेके अब देखो अर्थ डे को ना पूरी दुनिया में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये ग्लोबल इवेंट बन गया है।
लेकिन दिक्कत ये है जो अर्थ डे है ना, बस अब देखो ये सिंबॉलिक इवेंट बन के रह गया है। मतलब अवेयरनेस फैलाई जाती है इस दिन, स्कूल में कुछ नाटक वगैरह आयोजित हो जाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील डाल दी जाती है, सेल्फी डाल दी जाती है, एक आधा पेड़ उगा लिया जाता है। अवेयरनेस ठीक है, जरूरी है अवेयरनेस, लेकिन एक्शन कहाँ है? एक्शन जरूरी है अगर हमें अर्थ को बचाना है तो। अब इसके बाद राइटर देखो सरकार के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, भाई सरकार क्या कर रही है अपनी तरफ से अर्थ को बचाने के लिए। तो अलग अलग डायमेंशन से संबंधित वो पॉइंट देते हैं। जैसे 2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं मीटिंग आयोजित हुई थी यूके के ग्लासगो में। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने पंचामृत फॉर्मूला दिया था। पंचामृत मतलब सबसे पहले तो 2070 आने से पहले हम नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल करेंगे। सबसे लास्ट में देखो अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2070। दूसरे नंबर पे 2030 आते आते हमारे देश में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। फिर कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेंगे 2030 आते आते। फिर नेक्स्ट है 2030 से पहले हम 1 बिलियन कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करेंगे। तो ये है पंचामृत। इसके अलावा और इंडिया क्या क्या कर रहा है अर्थ को बचाने के लिए? जैसे देखो सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी ना इंडिया का एक पावरफुल क्लाइमेट सॉल्यूशन बन रहा है। आप देखो कैसे इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस्टेब्लिश किया था। आज के समय में देखो 100 से भी ज़्यादा देश इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ चुके हैं और सोलर एनर्जी के मामले में इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है, आप कह सकते हो। मतलब ये जो अफ्रीका जैसे देश नहीं है, इनके साथ भी इंडिया सोलर इक्विपमेंट्स, सोलर एनर्जी से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करता है। फिर हमारे देश में भी प्रोग्राम है, जैसे नेशनल सोलर मिशन है, पीएम कुसुम स्कीम है। पीएम कुसुम स्कीम में क्या है, जैसे फार्मर्स को सोलर पंप्स में हेल्प की जाती है ताकि वो सोलर पंप्स ले सकें। गुजरात और राजस्थान में बड़े बड़े सोलर पार्क्स लग चुके हैं। सोलर एनर्जी देखो अब देश की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 15%। तो ये हमने बात की सोलर एनर्जी की। इसके बाद अब आप बात कर लीजिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स हैं, इनकी संख्या भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। फेम स्कीम का नाम अब चेंज हो चुका है, लेकिन राइटर ने पुराना नाम दे दिया। आप बताइए कमेंट बॉक्स में फेम स्कीम का नया नाम क्या है? शायद पीएम ई ड्राइव स्कीम था, कुछ ऐसा ही नाम था। बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडियन रेलवेज ने देखो ये कमिट किया है 2030 से पहले हम ऐसा स्टेटस अचीव कर लेंगे कि इंडियन रेलवेज से जीरो कार्बन एमिट होगा। मतलब इंडियन रेलवेज तो नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल कर लेगा 2030 से पहले। शहरों में आप देखते हो इलेक्ट्रिक बसेस, मेट्रो, सीएनजी व्हीकल्स, ये सब बढ़ रहे हैं। मतलब क्लीन फ्यूल पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। ये ट्रांजिशन देखो बेशक थोड़ा स्लो है, लेकिन मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है। फिर बायोडाइवर्सिटी की बात की जाती है। सरकार ने क्या किया है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए? प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो काफ़ी सफल रहा है। आज पूरे वर्ल्ड में जितने टाइगर्स हैं ना, 75% टाइगर्स तो अकेले इंडिया में हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, एलिफेंट्स का कंजर्वेशन हुआ है। और वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। रामसर कन्वेंशन के तहत हम डिस्कस करते रहते हैं कि इतने नए वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन के तहत डेजिनेट किया गया है। अब कितने हो चुके हैं? 89 थे। बताओ आज के समय में हमारे देश में टोटल कितने वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर कन्वेंशन के तहत डेजिनेट किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ 89 सही है या गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन इंडिया जो मिशन है इसके तहत फॉरेस्ट कवर जो है वो इम्प्रूव हुआ है। ना सिर्फ देखो फॉरेस्ट कवर क्वांटिटी वाइज इम्प्रूव हुआ है, बल्कि फॉरेस्ट कवर की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हुई है। फिर पोल्यूशन की बात की जाती है। जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ना, NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, अब इसके तहत ना सिटीज़ को पैसा मिल रहा है ताकि वो एयर की क्वालिटी को मॉनिटर कर सके और क्लीन फ्यूल्स जो हैं वो यूज़ कर सकें।
स्वच्छ भारत अभियान में अब सिर्फ टॉयलेट्स नहीं बन रहे हैं, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान का फोकस आज के समय में प्लास्टिक वेस्ट पे भी है, कंपोस्टिंग पे भी है। बट देखो ये भी सच है, कड़वी सच्चाई है, दिल्ली, कानपुर, पटना जैसे शहरों में ना हवा में अभी भी बहुत जहर है, पॉइजन है। अब इसके बाद वाटर की बात करें, वाटर के लिए ये मिशन है जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे, नदियाँ साफ करने के लिए स्कीम है। सबका एक ही मकसद है, वाटर को कंजर्व करना। वाटर रिचार्ज, रिवर क्लीनिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन सब पे भी सरकार फोकस कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, परंपरागत कृषि विकास योजना जो है ये फोकस कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। इवन देखो माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इन पे काफ़ी फोकस बढ़ गया है। और क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्निक्स भी आ रही हैं, मतलब ऐसी टेक्निक्स जो चेंज होते क्लाइमेट के साथ में अडेप्ट कर जाएं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, कई जो कानून है ना, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसके तहत समय समय पे नए रूल्स भी आए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए ई वेस्ट रूल्स हैं, प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, ग्रीन बिल्डिंग के लिए अलग से कोड्स हैं। मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित जो लॉज है ना वो भी चेंज हो रहे हैं बदलते समय के हिसाब से। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात बोली थी, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इनिशिएटिव। मतलब हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारी आदतें ऐसी होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने वाली हों। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, प्लास्टिक ना यूज़ करना, ओवर कंज्यूम ना करना, ये छोटी छोटी आदतें हमें अपनानी होंगी अपने लाइफ में। इन्हें हमें लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा अगर हम इन्वायरमेंट को कंजर्व करना चाहते हैं तो। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये सब तो ठीक है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है इन चीज़ों का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो हर जगह सेम नहीं है। कहीं कहीं ये आर्टिकल में जो हमने चीज़ें डिस्कस की, कहीं कहीं अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है किसी स्टेट में खराब इम्प्लीमेंटेशन है। इवन देखो क्लाइमेट जो फाइनेंसिंग है ना वो भी थोड़ी ढीली है। पैसा जितना मिलना चाहिए क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उतना नहीं मिलता। बात करें अर्बन प्लानिंग की, अर्बन प्लानिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हर जगह आप देख सकते हो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, पोल्यूशन, ये सब हर जगह आपको देखने को मिलेगा। लॉज हैं, गाइडलाइंस हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वीक है। लास्ट में राइटर देखो 2-3 अच्छी बातें बोलते हैं, ये आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। देखो जो सस्टेनेबिलिटी है, मतलब आने वाली जनरेशन्स के लिए हम रिसोर्सेज बचा के रखें, ये सिर्फ एनजीओज का काम नहीं है। अब ये मेन स्ट्रीम गवर्नेंस का पार्ट बन रहा है। क्लासरूम्स, कॉरपोरेट्स, कॉमन लोग सब जागरूक हो रहे हैं इनके बारे में। ट्रीज प्लांट करना अच्छी चीज़ है, जैसे 22 अप्रैल को एक पेड़ उगा दिया जाता है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन देखो और भी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे प्लास्टिक यूज़ नहीं करो और कॉन्शियस कंज्यूम करो, मतलब अंधाधुंध कंजप्शन नहीं होना चाहिए। नेचर से डेली कनेक्ट इस्टेब्लिश करना, अकाउंटेबल रहना, ये सब हमें चाहिए और ये सब हमें सबसे चाहिए। सिर्फ ना गवर्नमेंट का काम है, किसी एक इंडिविजुअल का काम है, ये सबका काम है। अगर देखो नेचर कोलैप्स होता है ना तो फिर अर्थ जो है वो बेल आउट पैकेज नहीं देगी। एक बार बैंकरप्सी हुई, नो रिफंड नो रिटर्न, फिर वापस नहीं जा सकेंगे हम। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अर्थ डे से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ब्यूटी पेजेंट्स के बारे में है। ब्यूटी पेजेंट्स मतलब इस प्रकार के जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होते, जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, इनके बारे में है। इनसे संबंधित एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, सारा जानेंगे क्या है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेस्ट देखो ये है, हैदराबाद में ना मिस वर्ल्ड 2025 आयोजित होने जा रहा है। डेट है 7 मई से लेकर 31 मई 2025 के बीच में। कौन होस्ट कर रहा है? तेलंगाना की सरकार जो है इसे होस्ट कर रही है। स्लोगन दिया गया है तेलंगाना जरूर आना। मतलब तेलंगाना की सरकार कहती है कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए हमने ये फैसला लिया है कि इस बार का जो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट है वो तेलंगाना में आयोजित हो। बट सवाल देखो ये है, जब देश में देखो इतने सारे रियल इश्यूज हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह,
तो क्या एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित करना, क्या यह सही प्रायोरिटी है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या यह सही प्रायोरिटी है? आप देखो, थोड़ा बैकग्राउंड जानिए। ब्यूटी पेजेंट्स जब जब इंडिया में आयोजित हुए हैं ना, तब तब प्रोटेस्ट हुए हैं। जैसे बेंगलुरु में आयोजित हुआ था 1996 में, 2024 में मुंबई में आयोजित हुआ, और अब 2025 में हैदराबाद में। हर बार जो वुमेन ग्रुप्स हैं वो विरोध करती हैं, बट देखो हर बार ऑर्गेनाइजर यही बोलते हैं, ये ब्यूटी पेजेंट्स यानी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्लेटफॉर्म है। राइटर बोलते हैं एक्चुअली में ये ना एक इल्यूजन है, सच नहीं है, धोखा है कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म से वुमेन एम्पावर होती हैं। क्योंकि ये जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं ना, ये सिर्फ लुक पे फोकस करते हैं। जैसे देखो, स्विम सूट के साथ में वॉक करवा दी, स्माइल करवा दिया, मेकअप बहुत बहुत ज़्यादा, तो इन चीज़ों पे बहुत फोकस होता है। लेकिन बाद में नए सेगमेंट्स भी ऐड कर दिए गए, जब क्रिटिसिज्म हुआ कि सिर्फ लुक पे फोकस किया जाता है, तो ऐसे ऐसे सेगमेंट्स ऐड कर दिए गए, ब्यूटी विद पर्पस। अब क्या होता है, अब देखो ये चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं इन कॉन्टेस्ट में। जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, ताकि सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे व्यूज़ जाने जा सकें कंटेस्टेंट्स के। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन व्यूज़ भी जाने जाते हैं, ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट, ये सब भी होते हैं आजकल, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। बट असल में देखो, महिलाओं को ना इन कॉन्टेस्ट में ना सिर्फ एक टेम्पलेट में फिट किया जाता है। टेम्पलेट मतलब हमें उसको जिताना है जो प्रिटी हो, पोज्ड हो, पॉलिश्ड हो। एक टेम्पलेट में भरा जाता है महिलाओं को, और क्राइटेरिया भी ऐसा होता है। कई सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ना इस प्रकार का क्राइटेरिया होता है, इतनी एज होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 18 से 28 के बीच में, और मतलब बाल स्ट्रेट होने चाहिए, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। राइटर बोलते हैं देखो, ये सब करना ना एक कैपिटलिस्ट पैट्रियार्की का एक प्रकार से शो है, जिसमें महिलाओं की बॉडी और इमेज को बेचा जाता है। ब्रांड्स आते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और मासिस को ये कॉन्टेस्टेंट दिखाई जाती हैं लाइव शो में, समझ गए। इवन कई सारी जगहों में, जैसे वेनुजुला में ना एक ऑर्गेनाइजेशन का खुलासा हुआ था। वेनुजुला की वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती, बचपन से ही बच्चियों को ट्रेन करना स्टार्ट कर देती, ताकि फीचर्स भी उसी टाइप के बने कि बड़े होके वो जो बच्चियां थी वो इन ब्यूटी कॉन्टेस्टेंट्स को जीत सकें। काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब उस ऑर्गेनाइजेशन का पता लगा था। राइटर बोलते हैं जो स्माइल होती है वो भी स्क्रिप्टेड सी स्माइल होती है इन कॉन्टेस्टेंट्स में। और जो लोग ये बोलते हैं कि इन प्लेटफॉर्म से महिलाओं को एम्पावरमेंट मिलता है, एम्पावरमेंट का असली मतलब होता क्या है? फ्रीडम, वॉइस, सेफ्टी, अपॉर्चुनिटी। लेकिन क्या ये सब चीज़ें रैंप के ऊपर वॉक करने से मिलती है? नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस झलकता है। देखो, कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ हाई हील्स में चलना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है रात को जब लड़कियां सेफ फील करके गली से गुजर सकें। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ये पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा, हमारे देश में ये विनर्स हैं कुछ ब्यूटी पेजेंट्स की, जैसे प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, मानुषी छिल्लर। इन्होंने देखो ग्लोबल लेवल पे काफ़ी नाम कमाया, और इन्होंने सोशल इश्यूज भी उठाए, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड। लेकिन क्या ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ब्यूटी पेजेंट्स वाले, ये सपनों को पूरा करने का एक प्लेटफॉर्म बन सकता है? देखो, आंसर ये है, 2-3 लोगों के अलावा इससे कुछ खास मतलब फ़र्क पड़ा नहीं है। और एंट्री इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जीतने के लिए। इसमें आइडियल ब्यूटी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए मतलब कोशिश भी नहीं कर सकती रूरल एरियाज़ की महिलाएं, तो क्योंकि मेकअप के इतने चार्जेस होते हैं, सब कुछ होता है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए इतना पैसा लगता है, जिम वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं। मतलब इन कॉन्टेस्ट में भी वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास में पैसा है। अब गरीब लोग थोड़ी ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइटर तो इवन ये भी बोलते हैं, देखो इन ब्यूटी कॉन्टेस्टेंट्स को जीतने वाली लड़की एक तरफ रोल मॉडल बन जाती है, दूसरी तरफ रूरल एरियाज में आशा वर्कर या फिर गांव के जो टीचर हैं उनका क्या? एम्पावरमेंट ये नहीं कि ब्यूटी कॉन्टेस्टेंट्स
को थोड़े तालियां मिल जाए। एम्पावरमेंट देखो असली ये है जब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सको, समझ गए। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहते हैं कि हम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मिस वर्ल्ड ला रहे हैं, बट देखो वुमेन हेल्थ, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन, इन पे कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होती? तो बताओ, क्या ये सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है या नहीं है? टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है इस प्रकार के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में, और दूसरी तरफ उसी स्टेट में, तेलंगाना में जहां पे आयोजित हो रहा है, वहां के गांव में सैनिटेशन की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए देखो, सरकारों का जो काम है ना, रियल इश्यूज पे होना चाहिए, उनका जो ध्यान है वो रियल इश्यूज पे होना चाहिए, ना कि इस प्रकार के ब्यूटी पेजेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में। आप बताइए, आपकी क्या राय है? सरकार को इस प्रकार के ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। सबसे पहले अर्थ डे से संबंधित आर्टिकल था कि अर्थ देखो एक ही है, कोई प्लेनेट भी नहीं है, हम सिर्फ अर्थ से लेते जा रहे हैं लेकिन कुछ दे नहीं रहे हैं। फिर भारत सरकार क्या कर रही है, अलग अलग एस्पेक्ट्स में हमने डिस्कस किया। सोलर एनर्जी, एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रही है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे 75% टाइगर सिर्फ इंडिया में हैं, खेती के लिए ये परंपरागत कृषि विकास योजना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वीक है, ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। फिर ये इंडिया पाकिस्तान वाला आर्टिकल डिस्कस किया कि पाकिस्तान ने टेरर अटैक क्यों इस समय अंजाम दिलवाया, क्योंकि पाकिस्तान को कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा है, एग्जिस्टेंस उसकी मिट रही है। पाकिस्तान ने अपने आप को रेलेवेंट साबित करने के लिए ये उठाया कदम, जबकि इंडिया का रिस्पॉन्स देखो ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान में डर पैदा हो कि फर्दर इंडिया के ऊपर अटैक करवाया तो फ़ायदा नहीं है बल्कि ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तब जाके ये टेरर अटैक्स रुकेंगे। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। फिर ये ब्यूटी पेजेंट्स वाला आर्टिकल था कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता और इससे वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है। कहते हैं कि कॉन्फिडेंस पैदा होता है महिलाओं में। देखो, रैंप पे वॉक करने से हाई हील्स के साथ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस पैदा होता है जब महिलाएं सेफली रात को गुजर सकें, काम से लौट सकें। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अब लास्ट में क्वेश्चन जो आपको अटैम्प्ट करना है वो भी देख लीजिए। 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, एक पहलगाम टेरर अटैक से संबंधित, एक जो अर्थ डे से संबंधित हमने टॉपिक डिस्कस किया उससे संबंधित। तो दोनों क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए, दोनों 250 वर्ड्स में आपको अटैम्प्ट करने हैं, दोनों 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।